हाँ हाँ, क्योंकि देखो आप लोगों के लिए ये सेशन थोड़ा सा टफ है। टफ क्यों है? बिकॉज आप मतलब एक तो होता है ना कि अगर आप सामने बैठ के यहाँ पे पढ़ते तो थोड़ा सा आपके जो डाउट्स है वो कभी भी आप पूछ भी सकते हो। आपके आपके एक्सप्रेशंस देखकर टीचर भी समझ जाता है कि आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उस केस में टीचर भी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। पर जब आप दूर बैठे हो तो ये ध्यान में भी नहीं आ पड़ पाता है कि आप लोगों की कोई कहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या पढ़ाई कैसी हो रही है क्या हो रहा है। और आप एक दूसरे को भी तो नहीं देख पा रहे हो, तब भी उससे भी इश्यू आ जाते हैं कि मैं पढ़ भी रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। तो वो थोड़े से इश्यूज हैं। कनेक्ट हो जा। स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? ठीक है। आपके कभी भी कोई भी इश्यू आए आप बेझिझक होके मुझसे पूछ सकते हो। और मैंने एक कैमरा और लगा रखा है। हाँ ये एक कैमरा और मैंने लगा रखा है, तो 2 कैमरे मेरे अभी आज वर्क कर रहे हैं। कैमरा थोड़ा सा शायद स्लो चल रहा है। चलिए कोई नहीं। हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो हमारा चल रहा था माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। और माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में जो अभी हमने कर लिया है वो हमने क्या किया कि हमने ये माना कि हमारी ये अर्थ, और इस अर्थ के ऊपर मेरे पास में किट रखा हुआ है, हमारी लेबोरेटरी है और लेबोरेटरी में किट रखा हुआ है माइकलसन मोर्ले किट, जिसमें 2 मिरर परपेंडिकुलर लगे हुए हैं, एक सोर्स रखा हुआ है, एक ग्लास प्लेट रखी हुई है, एक टेलीस्कोप रखा हुआ है। ये हमारा सेट था। इस सेट के अंदर क्या किया था हमने कि यहां से हमने एक रे को कंसिडर किया। वो रे सीधी आई, मिरर ग्लास प्लेट पे टकराती है। यहां से रे एक आगे की तरफ रे 1 में स्प्लिट हुई। रे 1 आगे मिरर M1 से टकराकर वापस डाउनवर्ड आ रही है। एक दूसरी रे और हमने ली जो वर्टिकली अपवर्ड गई और मिरर से टकराकर वापस नीचे आई। फिर हमने ये माना कि ये पूरा पूरा हमारा किट कहाँ रखा हुआ है? अर्थ पे रखा हुआ है, और अर्थ रोटेट कर रही है विद रेफरेंस टू जो ईथर मीडियम है। ईथर मीडियम के रेफरेंस में अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है? अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है विद द वेलोसिटी v। और ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? दैट इज इट इज अर्थ की डायरेक्शन। मिरर M1 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, S से M1 की डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है। जब इस तरह से हमने रोटेशन को इसको नोट किया, जब हमने लास्ट टाइम में देखा था तो हमारे पास में 2 टाइम आए थे, और वो टाइम कौन से थे? रे 1 के लिए टाइम हमने निकाला था और रे 2 के लिए हमने टाइम निकाला। और वो टाइम आया था रे 1 के लिए जो हमने टाइम निकाला वो टाइम आया t इज इक्वल टू 2d by c डिवाइड बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। एंड रे 2 के लिए जो हमने टाइम लिखा वो टाइम आया था t डैश इज इक्वल टू 2d बाई c डिवाइड बाई रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये हमने निकाला था। देन फिर हमने दोनों रेस के बीच का पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस हमने निकाला था। तो वो जो हमारा पाथ डिफरेंस आया, पहले हमने टाइम डिफरेंस निकाला और टाइम डिफरेंस से हमने पाथ डिफरेंस निकाला। वो पाथ डिफरेंस आया 2, पाथ डिफरेंस आया था 2d v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, सॉरी d स्क्वायर 2 नहीं था, v स्क्वायर d v स्क्वायर बाई c स्क्वायर हमारा पाथ डिफरेंस हमने लास्ट टाइम में निकाल लिया था। याद करो, आप देख लो अपनी कॉपी के अंदर, क्या यही हमने पाथ डिफरेंस निकाला था? आई थिंक मेरे जहां तक मुझे याद आ रहा है यही पाथ डिफरेंस था। ये हम लास्ट टर्म तक कर चुके थे। अब हमारा आज का काम क्या है? हम क्या करते हैं,
अभी हमारा किट किस रंग से रखा हुआ, किट में मेरे पास में इस तरह से 4 उसमें कंपोनेंट है। कौन कौन से 4 कंपोनेंट है उसके अंदर? ये यहाँ पे एक लाइट सोर्स, इस लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है और यहाँ मिरर रखा हुआ, मिरर के ऊपर टकरा रही है। मिरर के ऊपर टकराने के बाद लाइट वापस आती है और एक मिरर ऊपर है और नीचे ये जो ब्लैक वाला है पोर्शन, ब्लैक पोर्शन जो है ये मेरा था टेलीस्कोप। ये हमारा पूरा सिस्टम है। अब इस सिस्टम को किस डायरेक्शन में है? जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है। अगर अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, सिस्टम भी यूं चल रहा है, अर्थ और सिस्टम यूं चल रहे हैं। कौन कौन से साथ में चल रहे हैं? अर्थ के पैरेलल में कौन चल रहा है? मिरर M1 अर्थ के पैरेलल में चल रहा है, इस तरह से। ठीक है, मतलब मिरर M1 की तरफ जो रे जा रही है वो रे और अर्थ दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब पूरे सिस्टम को क्या करो, 90 डिग्री से रोटेट कर दो। ये तो मैंने आप लोगों को कल पढ़ा दिया था ना। हेलो, तो फिर बोलो ना, मुझे लगा ये पढ़ाना है, अभी तक बाकी है। ये सारा तो पढ़ा ही रखा था, तो वापस क्यों रिपीट करें इस चीज को। चलिए, हमने ये सारा कर लिया था और हमने ये करने के बाद में हमने क्या निकाला कि जो सिस्टम है यहाँ पर हमारा अर्थ जो ईथर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ईथर फ्रेम ऑफ रेफरेंस फेल हो गया है। हमको वहां से करना है भाई, आप लोग बोलते ही नहीं हो। मेरा भी टाइम खराब कर दिया। ये सारा मैंने आप लोगों को कल पढ़ा रखा था और आप लोग कोई बोल भी नहीं रहे कि सर ये रिपीट हो रहा है, पढ़ा रखा है। कल वाले सिस्टम के अंदर हमने कुछ गलतियां की है और वो गलतियां क्या थी? हमने ये माना था कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है ईथर के रेफरेंस में। ईथर के रेफरेंस में अर्थ रोटेट कर रही है। जब ईथर के रेफरेंस में अर्थ रोटेट कर रही है तो हमने उस केस में जो लाइट की वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी को हमने चेंज कर दिया। हमने यहाँ पे 2 गलतियां की थी। हमने लाइट की वेलोसिटी के अंदर c प्लस माइनस v कर दिया। लाइट की वेलोसिटी के अंदर हमने प्लस v किया था और लाइट की वेलोसिटी के अंदर हमने माइनस v किया था। याद करो जो हमारा फॉर्मूला जो हमने निकाला था रे 1 के केस में, वेलोसिटी चेंज कर ली थी। दूसरी हमने एक गलती क्या की, हमने ये वेलोसिटी को चेंज कर दी। किसके रेफरेंस में चेंज कर दी? ईथर के रेफरेंस में। अगर मैं ईथर के रेफरेंस से पहले तो लाइट की वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, ये हमने गलती कर दी। दूसरी हमने क्या गलती कर दी? फ्रेम ऑब्जर्वर हम ले रहे हैं, ये ऑब्जर्वर है हमारा, इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर ये ले रहे हैं, लेकिन टाइम हमने कौन सा ले लिया? जो मैं नोट कर रहा हूं, टाइम मेरी घड़ी का नोट कर रहा हूं और ऑब्जर्वर दूसरा है, तो वो एक डिफरेंस हो गया। दोनों में टाइम अलग अलग है। टाइम हमने सेकंड ऑब्जर्वर का लिया है, ये हमारी गलती हो गई। सेकंड ऑब्जर्वर टाइम जो हमने नोट किया वो सेकंड ऑब्जर्वर मींस मैंने अपनी घड़ी का टाइम नोट किया, जबकि मेरा फ्रेम मैं काम में ले रहा हूं ईथर फ्रेम। तो जैसे ये 2 गलतियां हुई, हमारे सारे एक्सपेरिमेंट ही गलत हो गया। हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थ्योरेटिकल रिजल्ट दोनों अलग अलग आए। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारा फ्रेम ही गलत था। इट इज बिकॉज improper consideration of फ्रेम ही हमने गलत ले लिया, इसलिए गलती हो गई। जब मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन ले रहा हूं, तो मैं फ्रेम दूसरा कैसे काम में ले लूंगा? मेरा रेफरेंस सिस्टम कैसा हो जाएगा? मेरा रेफरेंस सिस्टम तो मेरा होना चाहिए। तो ये यहाँ पे जैसे ही गलती हुई, तब यहाँ पर 1905 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हमारा कब से कब तक चला था?
1890 से 1896 तक। 1895 के अंदर एक करीब 20 साल का बच्चा, वैसे 16 साल के आसपास उसकी एज थी, चलिए फिर भी क्योंकि उसका पेपर हुआ, सब कुछ हुआ, करीब 20 साल के बच्चे ने, उसके दिमाग के अंदर ये बातें बार बार घूम रही थी। उसके माइंड में क्या घूम रहा था? उसके माइंड में एक क्वेश्चन घूम रहा था, और वो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों के माइंड में भी वो क्वेश्चन आ सकता है। हमारे घरों के अंदर फैन चल रहा है, और उस फैन के अंदर हमारे क्या होती है? कॉइल है, इलेक्ट्रिक कॉइल है, और उस इलेक्ट्रिक कॉइल के अंदर क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रिक कॉइल, इस इलेक्ट्रिक कॉइल के अंदर होता क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गोल गोल घूमता है। हमारी कॉइल के अंदर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। तो उस लड़के ने सोचा कि जब मैं इस दुनिया को देखता हूं तो मुझे ये दुनिया अलग ढंग से नजर आ रही है, इस इलेक्ट्रॉन को ये दुनिया किस ढंग की नजर आएगी जो कि गोल गोल घूम रहा है, या जो इलेक्ट्रॉन एक वायर के अंदर मूव कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को दुनिया कैसी नजर आएगी जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर है, लाइट की वेलोसिटी के बराबर जिसकी वेलोसिटी है v इज इक्वल्स टू नियरली इक्वल्स टू c, जिसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर है, उसको ये दुनिया कैसी नजर आएगी। दूसरा, उसी समय वो उस लड़के के माइंड में खूब सारे क्वेश्चंस आए। लाइक एक बार की उसकी घटना ये है कि वो एक ट्रेन से, लाइक मैं अपने यहाँ की बात कर लूं, मैं दिल्ली मेट्रो जो अभी स्टार्ट हो रही है, दिल्ली मेट्रो में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में मेट्रो से जा रहा हूं, और यहां पर उसने, यहाँ पे एक घड़ी लगी हुई है, क्लॉक टावर है, इस क्लॉक टावर में टाइम नोट किया। दूसरी घड़ी में यहां पर भी उसने क्लॉक एक लगी हुई है, क्लॉक टावर है, यहां पर उसने घड़ी में टाइम नोट किया, क्लॉक टावर। मेट्रो से हम जा रहे हैं, उसने दोनों जगह घड़ियों का टाइम नोट किया, तो उसको टाइम दोनों में कुछ सेम नजर आया, दोनों टाइम में सेम। लेकिन उसी समय क्या हुआ? आसमान से बिजली कड़कती है, आसमान में हमारे लाइटनिंग हो रही है, तब उस लाइट को क्या इस घड़ी में और इस घड़ी में वही टाइम नजर आता है जो मुझे नजर आया है? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन ये है कि दो ऑब्जर्वर अब हो गए, एक ऑब्जर्वर मेट्रो से, ट्रेन से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहा है, और दोनों स्टेशन पे जो घड़ियां लगी हुई है, दोनों घड़ियों के टाइम को नोट करता है। इस घड़ी का टाइम नोट किया, जब यहां पर पहुंचा आधे घंटे बाद में, मान लीजिए यहां पे उसने टाइम नोट किया 11 AM, और आधा घंटा के बाद में वो इस स्टेशन पे पहुंचा तो उसने घड़ी में टाइम नोट किया 11:30 AM। तो उसके हिसाब से दोनों घड़ियां प्रॉपरली चल रही है और दोनों घड़ियां सिंक्रोनाइज्ड है। लेकिन जब वो ट्रैवल कर रहा है उस समय बिजली कड़कती है, बिजली गिरती है, आसमान में लाइटनिंग हो रही है, तो क्या जो लाइटनिंग वाला जो ऑब्जर्वर है उसको इस घड़ी का टाइम और इस घड़ी का टाइम सेम नजर आता है? क्या दोनों टाइम सेम है या नहीं है? तो अब दो ऑब्जर्वर हो गए, उसको कैसा नजर आ रहा है। इसी तरह से यहां पर जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तब भी वहां पे उसके पास दो ऑब्जर्वर हो गए, एक तो वो ऑब्जर्वर खुद जो लड़का है वो, और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अब कैसा फील हो रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या वास्तव में यहां से उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है? उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा? दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होने लगी। ये उसके दिमाग में क्वेश्चंस घूम रहे थे। मीनवाइल उसको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा था। एक दिन वो लड़का अपने फ्रेंड के घर पे जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फ्रेंड उसको वहां पर नहीं मिलता है। लेकिन चूंकि वो उसके घर पे गया हुआ होता है तो उसके घर के लाइब्रेरी में वो बैठ के बुक्स को पढ़ने लग जाता है, और उसको वहां पर एक बुक मिलती है, बाइबल। बाइबल के फर्स्ट पेज पे उसको एक लिखा हुआ सेंटेंस मिलता है, नथिंग इज एब्सोल्यूट। उस बुक के ऊपर लिखा हुआ मिलता है, नथिंग इज एब्सोल्यूट। और जैसे ही उसको ये लाइन समझ में आती है, उसकी ये सारी गणित क्लियर हो जाती है। अब उसको मालूम पड़ गया कि वो जो हम एक रेफरेंस फ्रेम और एक चीज की बात कर रहे हैं वो उसका थॉट गलत है। हमको इस सिस्टम को, इंडिविजुअल को सोचना पड़ेगा, इंडिविजुअल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं खड़ा हूं, मुझे मेरे हिसाब से दुनिया कैसी, उसके हिसाब से कैसी दुनिया, सबको अलग ढंग से देखना पड़ेगा, हर फ्रेम को अलग ढंग से कंसिडर करना पड़ेगा। तो जैसे उसने इस लाइन को देखा, ये सारी चीजें चेंज हो गई। फिर उसने ये कहा, उस लड़के ने इस चीज को नाम दिया
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस लड़के का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। आप लोगों की एज का ही लड़का था और उसने ये सारा काम किया और आराम से कर लिया। मतलब नो डाउट इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस में काफी लोगों ने, उसके फ्रेंड ने, उसके वाइफ ने सपोर्ट किया था। नथिंग इज एब्सोल्यूट। नथिंग इज एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया? नथिंग इज एब्सोल्यूट का मतलब हो गया देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है। एब्सोल्यूट मींस यही है। लाइक अगर मैंने कह दिया ये पेन 50 ग्राम का है, चाहे अर्थ पे हो चाहे अर्थ से बाहर हो, कहीं पर भी जाओ ये 50 ग्राम रहेगा, वो नहीं होता है। हर जगह इसकी वैल्यू चेंज होगी। हर पोजीशन में आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। तो नथिंग इज एब्सोल्यूट। देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नथिंग इज एब्सोल्यूट। दुनिया में कुछ भी परम सत्य नहीं है। और यहां से हमारा आया, उसने जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उसने दी, ये थ्योरी सबके लिए जर्नलाइज्ड नहीं थी। इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर काम के लिए दी गई थी। और ये थ्योरी बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और आई कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन की, जो अभी हम बात कर रहे थे, जो लाइटनिंग जो हो रही है उसके लिए हम बात कर रहे हैं। लाइटनिंग जो हो रही है, लाइट जो आ रही है, उस लाइट के लिए उसने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने का कारण क्या था कि जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप सब जानते हो, जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट और होता है। एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वर्टिकल और एक इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है इस तरह से। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और हमारी डायरेक्शन प्रोपोगेशन, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और ये थ्योरी दी थी मैक्सवेल ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी, ये आई थ्योरी थी मैक्सवेल की थ्योरी थी 1860 की। अब मैक्सवेल की थ्योरी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैक्सवेल की थ्योरी के अंदर एक अच्छा सा फॉर्मूला ये था कि जो लाइट की वेलोसिटी है, लाइट वेलोसिटी वैक्यूम में जो लाइट की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, एंड विच इज इक्वल टू सी, एंड सी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। और जैसे ही सी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो गया, सी फ्रेम इंडिपेंडेंट हो गया, फ्रेम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। जब ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो लाइट किस तरह से दुनिया को देख रही है, उसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने दो पॉस्टुलेट्स दिए। और वो पॉस्टुलेट्स थे, पहला पॉस्टुलेट अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर बेस्ड आ रही है। जो इलेक्ट्रिक वेव है, मैग्नेटिक वेव्स है, उनके लिए है। फिर बाद में इसने लेटर, बहुत बाद में अराउंड करीब 1920 के अंदर, 1922 के अंदर इस थ्योरी को एक्सटेंड किया। इस थ्योरी को और स्पेशल थ्योरी की जगह, इसकी जगह नई थ्योरी दी, जर्नलाइज्ड थ्योरी, जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड पे भी वर्क कर रही थी। ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे वर्क कर रही है, फिर वो ग्रेविटेशनल फील्ड पे भी थ्योरी वर्क कर रही थी। वो थ्योरी भी उसने दी थी, लेकिन वो थ्योरी हमारे कोर्स में नहीं है। हम अल्बर्ट आइंस्टीन के दो पॉस्टुलेट्स दिए। वो पॉस्टुलेट्स कौन कौन से उनको देखते हैं। पहला पॉस्टुलेट इसने जो दिया था, वो पॉस्टुलेट ये दिया है कि देयर इज सॉरी all laws of physics, all physics laws
are equally valid and hold, or I can say obey और फॉलो, बिल्कुल वैसे के वैसे वर्क करते हैं, और होल्ड इन ऑल inertial frame of reference. अब ये पहला उसका पॉस्टुलेट था. ये पॉस्टुलेट क्या कह रहा है कि फिजिक्स के जो भी लॉज हैं वो सारे इनर्शियल फ्रेम्स में बराबर वर्क करते हैं, उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है. अब इनर्शियल फ्रेम कौन से, जो अभी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इनर्शियल फ्रेम जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. जिनकी डायरेक्शन चेंज होती तो वैसे भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. तो इनर्शियल फ्रेम के अंदर अगर कोई लॉ वर्क कर रहा है, लाइक अगर मैं एक बस चला रहा हूं और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं बस चला रहा हूं, उसके अंदर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, उसके अंदर अगर मैं बॉल को फेंक रहा हूं, उसके अंदर दो कोलिजन्स करवा रहा हूं, तो उन कोलिजन्स के लिए जो फिजिक्स काम आएगी, जो वहां पे मोमेंटम की इक्वेशन काम में लेंगे, जो वहां पे फोर्स की इक्वेशन काम में लेंगे, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की इक्वेशन काम में लेंगे, वो सारी इक्वेशन अगर एक कोई दूसरी बस और जा रही है, दूसरी वेलोसिटी से जा रही है, या इवन अर्थ के ऊपर हमारी बात करें तो अर्थ के ऊपर जो मूवमेंट हो रहा है वहां पर जो हमारे लॉ काम आ रहे हैं, दैट मींस F इक्वल्स टू ma, ये हमारे अर्थ पे भी काम आएगा. और यही फॉर्मूला हमारा अगर इनर्शियल फ्रेम है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बस जा रही है, तब भी हमारे यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग बस में भी यही फॉर्मूला वर्क करेगा. ये फॉर्मूला ट्रू है, वहां पर भी ये वर्क करेगा. वहां पर ऐसा नहीं कि फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है. या फिर मेरे पास में फॉर्मूला है वेलोसिटी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2as, that is a for a stand, here is a for acceleration and s for distance, initial velocity, and this is the final velocity. ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ न्यूटन थर्ड इक्वेशन जो है मोशन की, उस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं. ये भी इस फ्रेम के अंदर दो फ्रेम्स के अंदर इक्वली होल्ड करती है. ऐसा नहीं कि फ्रेम चेंज करने पर मुझे इक्वेशन चेंज करनी पड़ेगी. हाँ, लेकिन अगर मैं रोटेशनल फ्रेम ले लेता हूं तब वहां पर F बराबर ma काम में नहीं लेता हूं मैं. वहां पे मुझे F की जगह काम में लेना पड़ता है टॉ, और m की जगह काम में लेना पड़ता है इनर्शिया I, और a की जगह मुझे काम में लेना पड़ता है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सीलरेशन मुझे काम में लेना पड़ता है अल्फा. वहां पर मेरा फॉर्मूला चेंज हो गया. क्यों? क्योंकि वहां पर जैसे वो रोटेशनल फ्रेम हो गया तो वो फ्रेम मेरा इनर्शियल नहीं रहा, वो मेरा नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा. यहां मैं इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहा हूं. तो अगर कोई भी, जितने भी इनर्शियल फ्रेम हो, 1 2 3 10 इनर्शियल फ्रेम है, 10 लोग अलग अलग बसेज में जा रहे हैं, या बस में जा रहा है, एक सड़क पे चल रहा है, एक सड़क पे रुका हुआ है, एक हवाई जहाज में जा रहा है, या एक स्पेस क्राफ्ट में कहीं कोई बैठा है, सारे अगर फ्रेम इनर्शियल है, मींस उसमें एक्सीलरेशन जीरो है, जीरो एक्सीलरेशन अगर है और उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तब उस केस के अंदर सारे फिजिक्स के लॉज इक्वली वैलिड होंगे, सभी जगह वर्क करेंगे. और इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, ये तो फिजिक्स की लॉ लैंग्वेज में बात कर ली, सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो फ्रेम से मतलब क्या है? ऑब्जर्वर. मैं एक ऑब्जर्वर, आप एक ऑब्जर्वर, आपके घर में जो भी और बैठे हैं वो सारे ऑब्जर्वर. ठीक है. हम जब किसी चीज को देख रहे हैं, मेरे फ्रेम के अंदर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मेरे लिए तो सही है ना, वो गलत कैसे हो सकता है? मेरे फ्रेम के अंदर वो चीज गलत कैसे हो सकती है? वो चीज तो सही होगी. मैं खुद को थोड़ी देख सकता हूं. जब मैं खुद को नहीं देख सकता हूं तो मैं तो अपने फ्रेम में हर जगह स्टेशनरी हूं, चाहे मैं इधर जा रहा हूं या इधर जा रहा हूं, मैं खुद के फ्रेम में स्टेशनरी हूं. मैं खुद के फ्रेम में तब मूवेबल हो जाऊंगा जब मेरी आंखें अलग जा रही है और मेरी बॉडी अलग जा रही है. अगर आंखें मेरी यहां पे रह जाती है और मेरी बॉडी शिफ्ट हो गई, तब मैं कह सकता हूं कि मेरी आंखों से मुझ में फर्क आ गया, मेरी आंखें ओरिजिन है तो मेरी बॉडी शिफ्ट हो गई, तब मैं अपने आप को मान सकता हूं. अदरवाइज मैं इटसेल्फ पूरा एज ए होल एक सिंगल फ्रेम हूं. तो जब मैं फ्रेम एक सिंगल हूं,
मैं कहीं पर भी जाऊं, कुछ भी करूं, मेरे कोऑर्डिनेट मेरे साथ में जाएंगे, तो मेरी मेरी फिजिक्स आराम से मेरे साथ में, फिजिक्स में कोई चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है मेरा फर्स्ट लॉ और फर्स्ट पॉस्टुलेट। सेकंड पॉस्टुलेट और लिखते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर सेकंड पॉस्टुलेट और लिखते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। लिख लिया? हेलो, लिख लिए ना? चलिए नेक्स्ट। ओके, आप लोग बोलते नहीं हो ना बीच में, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि क्लास में कोई है या नहीं है, मैं अकेला ही मतलब पागलों की तरह पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जब ऑनलाइन क्लास होती है, मैं आप लोगों को देख नहीं पाता हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि आप लोग कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, या आप लोगों ने अपना सिर्फ लॉग इन किया, कैमरा ऑफ, और साइड में जाके खेत में काम करने लग गए, तो कुछ मालूम ही नहीं चलता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, ऑनलाइन सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो। खुशबू, अनुराग, अनुराग दिवाकर, यस, ठीक है, ठीक 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 ठीक। बलवंत, ठीक है, दिनेश, ठीक है। सो फर्स्ट पॉस्टुलेट के बाद में अब आता है सेकंड पॉस्टुलेट, और सेकंड पॉस्टुलेट बहुत सिंपल सा है। सेकंड पॉस्टुलेट बेसिकली फर्स्ट पॉस्टुलेट का ही एक उसी से निकला हुआ है, और सेकंड पॉस्टुलेट ये है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज velocity of light is always constant. Velocity of light is always constant and equal to c, and equal to c. कब है ये? हाँ, मीडियम चेंज करने की तो अलग बात है, अगर मैं मीडियम चेंज नहीं कर रहा हूं तो c के बराबर रहेगी इन वैक्यूम और एयर, जिसको हम नॉर्मली एयर में भी यही वैल्यू लेते हैं। तो वैक्यूम और एयर के अंदर अगर आपका फ्रेम चेंज भी हो रहा है, अब इसका क्या मतलब हुआ, एक तो ये आया कहां से, ये हमने पॉस्टुलेट क्यों लिया, मींस आइंस्टीन ने पॉस्टुलेट क्यों लिया, तो इसको लेने का कारण था हमारी मैक्सवेल थ्योरी।
मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जैसा अभी मैंने लिखा था उस केस में सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 डिवाइड बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है। और इट इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है ये वैल्यू। जब फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है तो सी इज ऑलवेज कांस्टेंट, सी इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। और आई कैन राइट इट दिस को मैं ये भी लिख सकता हूं, सी इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। और आई कैन राइट इट, इसको ये भी लिखा जा सकता है, C इज इनवेरिएंट, C इज इनवेरिएंट, C वेरी नहीं करती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट है, ये वेरी नहीं करती है, ये इसका मतलब हुआ। और ये कहां से हमने, ये आइंस्टीन ने कहां से लिया, ये लिया मैक्सवेल थ्योरी से, क्योंकि हम यहाँ पे सारा काम मैक्सवेल थ्योरी से ही कर रहे हैं। मैक्सवेल थ्योरी को इसने आगे एक्सटेंड किया था। मैक्सवेल थ्योरी के अंदर सी की वेलोसिटी, सी जो है वो डिफाइन की गई है 1 डिवाइड बाय रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट फ्रेम इंडिपेंडेंट है, मीन सी फ्रेम इंडिपेंडेंट है, सी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये उसका दूसरा पोस्टुलेट था। और अब दूसरे पोस्टुलेट के हिसाब से ही अगर मैं देखता हूं तो दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर मैंने एक कार ली और उस कार की मैंने लाइट ऑन कर दी, कार की मैंने क्या कर दिया, लाइट को ऑन किया, जैसे मैंने कार की लाइट ऑन की तो लाइट की वेलोसिटी क्या आ गई, c, कार स्टेशनरी है, लाइट की वेलोसिटी c। अब कार जैसे ही मूव कर रही है और कार की वेलोसिटी, मान लीजिए कार की वेलोसिटी, या कार को क्यों मूव करवा रहे हैं, मैं यहां से सामने से आ रहा हूं, यहां से सामने से मैं आ रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूं और मेरी वेलोसिटी c है, अब मेरी वेलोसिटी v है, लाइट की वेलोसिटी जो है वो c, जो कार की लाइट है, और मेरी वेलोसिटी है v। तब उस केस में हम क्या मानते हैं कि लाइट की वेलोसिटी को जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, दो अलग अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जैसा कि हमने उसमें किया था, जो अभी हमने किया माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किया, या उससे पहले जब पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताया, तो ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी जो मुझे मिली उस केस में, इस केस में जब ऑब्जर्व वेलोसिटी मिलेगी, वो वेलोसिटी क्या हो गई, c प्लस v। इस ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जर्व वेलोसिटी c प्लस v हो गई, किसकी ऑब्जर्व वेलोसिटी, किसकी, ऑफ लाइट, लाइट की ऑब्जर्व वेलोसिटी c प्लस v मिलेगी, लाइट की ऑब्जर्व वेलोसिटी मिली c प्लस v। दैट मीन्स लाइट की वेलोसिटी चेंज हो गई, c से बढ़कर c प्लस v हो गई। दूसरा, अगर ये गाड़ी खुद एक दूसरी वेलोसिटी से मूव कर रही है, कार अगर आपने मूव की, कार चला रहे हो, कार का हेडलाइट, कार की हेडलाइट ऑन है, हेडलाइट से लाइट निकल रही है, उसकी वेलोसिटी c है, कार की वेलोसिटी अगर मान लीजिए v डैश है, तो कार में जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके लिए ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी, कार में जो बैठा है ड्राइवर, उसके लिए ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी, c माइनस वी डैश, एज पर दी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और जो कि हमने मैक्सवेल में भी काम में लिया था, c प्लस वी काम में लिया था, c माइनस वी काम में लिया था। लेकिन आइंस्टीन क्या कह रहा है, आइंस्टीन का पोस्टुलेट क्या कह रहा है, आइंस्टीन का पोस्टुलेट ये कहता है कि लाइट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, लाइट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इट इज c, फ्रेम इंडिपेंडेंट है। फ्रेम इंडिपेंडेंट का मतलब ऑब्जर्वर चाहे ये हो, चाहे वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो, मूविंग ऑब्जर्वर हो, या कुछ भी हो, ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट है, फ्रेम इंडिपेंडेंट है, इनवेरिएंट है, सी कांस्टेंट रहता है, सी कांस्टेंट रहता है, मतलब ये फॉर्मूला मेरा गलत है। सी के अंदर मैं ना तो ऐड कर सकता हूं और ना ही मैं सी के अंदर माइनस कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई मेरा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही गलत हो गया। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत नहीं है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक उसका स्पेशल केस है, सी गलत नहीं है, ना सी गलत है, ना गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, ना इवन मैं तो कहूंगा कि मैक्स जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट गलत नहीं है,
हमने वहां पर गलत कैलकुलेशन कर ली थी, इसलिए रिजल्ट गलत आ रहे थे। क्या गलती हुई थी? हमने वहां वेलोसिटी में माइनस कर दिया और वेलोसिटी में प्लस कर दिया, जो कि गलत था। जो अभी मैंने बताया, टाइम को भी हमने गलत नोट कर लिया, दूसरे ऑब्जर्वर का टाइम नोट कर रहे हैं, वो हमारी गलतियां थी, इसके कारण रिजल्ट गलत आ रहे थे। बिकॉज हमको यहाँ पर उस केस के अंदर रिलेटिव सिस्टम लेना है, जबकि वेलोसिटी के इसमें लाइट की वेलोसिटी फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती है। दैट मींस लाइट की वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट है, इट इज एब्सोल्युटली कांस्टेंट। ये किस केस में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में। तो देयर आर द टू पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट क्या था? कि मींस फिजिक्स के सारे लॉज इनवेरिएंट होते हैं, सेम रिजल्ट देते हैं, सेम कैलकुलेशन करते हैं, सेम फॉर्मूला काम में लेते हैं जब हम इनर्शियल फ्रेम्स में उस फॉर्मूले को काम में लेते हैं। और दूसरा, लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है मेरा। अगर आपने बॉल हाथ में लेकर अर्थ पे खड़े हो, आप उस बॉल को ऊपर फेंक रहे हो और बॉल ऊपर घूम के वापस आपके हाथ में आ रही है। एक आप ऑब्जर्वर खड़ा है और उसके हाथ में वो बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, बॉल ऊपर जाकर वापस बॉल उसके हाथ में आ जाती है। तो इस केस में जो भी हम फिजिक्स काम में लेते हैं, क्या वही फिजिक्स एक बस में बैठा हुआ लड़का, बस में अगर एक लड़का बैठा है और वो अपने हाथ में लेकर एक बॉल को ऊपर फेंकता है और वापस बॉल उसके हाथ में आती है, तो क्या दोनों जगह एक ही फिजिक्स काम आती है, या दोनों जगह अलग अलग हम फिजिक्स को काम में लेते हैं? और इस घटना को, बस वाली घटना को, एक सड़क पे खड़ा लड़का नोट करता है, एक सड़क पे दूसरा ऑब्जर्वर खड़ा है, वो इस घटना को नोट कर रहा है, वो इसको रीड कर रहा है, तब उसके लिए बॉल तो इस ढंग से मूव करती है। तब क्या हो रहा है? तब क्या ये रिजल्ट क्या तीनों के अंदर फिजिक्स एक ही काम आती है या अलग अलग फिजिक्स काम आती है? तो आपने खुद ने ये शायद 11th-12th क्लास में कर रखा है। तीनों के अंदर हम एक ही तरह का फॉर्मूला काम में लेते हैं, वही F बराबर mc वाला वेलोसिटी के फॉर्मूले, तीनों में सेम रिजल्ट आता है, सब कुछ एक ही रहता है। फर्क सिर्फ इतना सा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूविंग बस को देख रहा है, या स्टेशनरी ऑब्जर्वर बॉल को अपने हाथ में ऊपर नीचे कर रहा है। ऑल्दो बॉल और ऑब्जर्वर दोनों बस में मूव कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के रिलेटिव दोनों कांस्टेंट है, दोनों स्टेशनरी है। यहाँ पर बच्चा सड़क पे रुका हुआ है, बॉल को ऊपर नीचे फेंक रहा है, तो भी उस केस में, इस केस में तीनों में रिजल्ट सेम आते हैं। यही हमारे दो पॉस्टुलेट है। पहला पॉस्टुलेट, all physics laws are equally valid and equally hold in all inertial frame of reference, and दूसरा, velocity of light is always constant। ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं।
देख लिया? चलिए, सो आइंस्टीन ने यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट कर दी। उसने ये कह दिया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वर्क नहीं करता है। कहाँ पे फेल कर दिया? C माइनस वी और C प्लस वी में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया, क्योंकि ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहता है, C माइनस वी और C प्लस वी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहता है, जबकि आइंस्टीन क्या कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, लाइट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती है। जब लाइट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती है तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया फेल। इसकी जगह अब हमारे पास में नया ट्रांसफॉर्मेशन आया, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इस चीज को करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है ये मैंने आपको पहले बता रखा है। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास में दो ऑब्जर्वर जो हैं, दो ऑब्जर्वर्स अलग अलग फ्रेम, दो ऑब्जर्वर का मतलब ही अलग अलग फ्रेम हो गए। दो अलग अलग फ्रेम के अंदर अगर हमने किसी वैल्यू को नोट कर रखा है तो उन वैल्यूज के बीच में क्या को रिलेशनशिप है, क्या फ्रेम एस की वैल्यू फ्रेम एस डैश में ट्रांसफर हो सकती है या एस डैश की वैल्यू फ्रेम एस में ट्रांसफर हो सकती है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में मैं ये लेता हूं फ्रेम एस, फ्रेम एस के अंदर ये मेरा फ्रेम एस है, एक्सिस बना लेता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। फ्रेम एस के अंदर एक पॉइंट मैंने यहां पे लिया, पॉइंट पी, और पॉइंट पी पर मैं फ्रेम एस से यहां से लाइट को इस पॉइंट पी के ऊपर मैं डालता हूं। यहां से मैंने लाइट को डाला पॉइंट पी के ऊपर, तो लाइट की वेलोसिटी मेरे पास में क्या है, c। सो उस केस में पॉइंट पी को, और इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में और मतलब कोशिश करता हूं सिंपल लैंग्वेज समझाने की, मेरा नेटवर्क ही कनेक्ट नहीं हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं, आपने क्या किया, एक बंद रूम है आपके घर के अंदर, एक बंद रूम के अंदर आपने कमरे के अंदर आप घुस रहे हैं और गेट खोल के गेट पे आप खड़े हो गए। गेट पे खड़े होकर आपने क्या किया, आपके हाथ में टॉर्च है और आपने उस टॉर्च को ऑन किया। आपने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, गेट पे ही खड़े हैं और गेट पे आपने उस टॉर्च को ऑन किया और सामने रूम के अंदर कहीं कोई डिब्बा पड़ा, आप उस डिब्बे के ऊपर उस लाइट को कर, क्लियर? तो आप जहां पे खड़े हो वो आपका ओरिजिन हो गया, वहां से आपने उस डिब्बे के ऊपर लाइट डाली, तो लाइट वहां तक जो पहुंच रही है, लाइट वहां पे मान लीजिए टाइम टी टाइम में पहुंची, तो ये डिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते हो और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहां कैसे निकले, क्योंकि आप यहां पे खड़े हो, तो आपके हिसाब से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वाई जेड एंड टाइम टी। टी टाइम कौन सा, वो टाइम जो आपने अपनी घड़ी में देखा है जब लाइट यहां तक पहुंची और उस समय आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड टी मिले। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपने है ना, वो वहां पे जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका पॉइंट डिब्बा नहीं होकर वहां पे कोई चूहे को आप देख रहे हो, आपने जैसे ही टॉर्च ऑन की चूहे के ऊपर लाइट पहुंची, जब चूहे के ऊपर लाइट पहुंच रही है उस समय टाइम हुआ टी, टी टाइम पे लाइट वहां पहुंच गई, उस समय उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड थे। अब अगर वो वहां से चूहा हिल जाता है, लाइट आपकी वहां पर है, तब तो क्या हुआ, तब आपको कुछ वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपने अपनी पोजीशन चेंज की, अब आपका नए टाइम पे उसकी नई पोजीशन आ रही है। तो हमारे पास में एक्स वाई जेड जो टाइम हुए वो कोऑर्डिनेट कब हुए, टी टाइम पर कोऑर्डिनेट है। तो इस केस में इन फ्रेम एस हमारे पास में इन फ्रेम एस
द डिस्टेंस, इस पॉइंट को ले लेता हूं पॉइंट O इन फ्रेम एस OP, जो डिस्टेंस है O से P की डिस्टेंस वो कितनी हो गई, OP डिस्टेंस हो गई रूट x माइनस जीरो स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 0, तो x माइनस जीरो, y माइनस जीरो, z माइनस जीरो, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। और आई कैन राइट इट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ओपी। ओपी डिस्टेंस जो है, ओपी लेंथ जो है वो हमने निकाल ली, और ओपी लेंथ किसके बराबर है, सी टाइम है, तो ओपी इज बेसिकली इट इज सी मल्टीप्लाइड बाई टी। सी टाइम में, सी वेलोसिटी से लाइट वहां पर जा रही है और टी टाइम पहुंचने में लग रहा है, तो सी टी इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रूट हटा देते हैं, देन आई कैन राइट इट सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इक्वेशन 1। ये मेरी फ्रेम एस के अंदर इक्वेशन आ गई, नोट डाउन कर लो। फिर फ्रेम 2 की फ्रेम एस डैश लेते हैं। या ठीक है, अब एक हम दूसरा फ्रेम और लेते हैं, फ्रेम एस डैश। वो भी यहीं पे है, लेकिन जैसे हमने टॉर्च ऑन की, लाइट वहां पर पहुंच रही है, उसी समय उस लड़के ने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तब लाइट जब यहां पर पहुंची, तब आपका फ्रेम शिफ्ट हो गया। फ्रेम एस डैश जो है वो आपका शिफ्ट हो गया। अब फ्रेम ओ डैश, ओ एंड ओ डैश दोनों एक ही पॉइंट पे थे, दोनों यहां पर थे। कब, लाइक आप और आपका एक फ्रेंड दोनों रूम के अंदर एंटर करते हैं, रूम में पूरा अंधेरा है, आपके हाथ में टॉर्च है, आपने टॉर्च ऑन की, जैसे ही टॉर्च आप ऑन करते हो उसी समय आपका फ्रेंड वहां से उस डिब्बे की तरफ जाने की कोशिश करता है। वो वहां से अलोंग एक्स एक्सिस, यहां पर हम अलोंग एक्स एक्सिस जाने की कोशिश कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस वो मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे लाइट वहां पर पहुंच रही है उस पॉइंट पर, आपके लिए तो लाइट यहां पर इस टाइम पे पहुंची है, उसके लिए जब लाइट पहुंचेगी तो उसके लिए लाइट यहां से निकली, उसको कहां दिखाई देगा, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। अब उसको जो इसके कोऑर्डिनेट नजर आए, ये हो गया फ्रेम मेरा एस डैश फ्रेम, वाई डैश, एक्स डैश, जेड डैश। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट नजर आएंगे इन फ्रेम S डैश इज x डैश, y डैश, z डैश, और उसकी घड़ी के अंदर टाइम जो नोट हुआ वो टाइम हो गया t डैश टाइम। t डैश टाइम में लाइट यहां पर पहुंच रही है, उसको भी क्या लगेगा कि लाइट किस वेलोसिटी से जा रही है, c वेलोसिटी से जा रही है। टाइम कितना लग रहा है, t डैश टाइम के अंदर लाइट वहां पर पहुंच गई, तो डिस्टेंस कितनी हुई, ct। इन फ्रेम S डैश, इन फ्रेम
एस डैश क्या हो जाएगा, इसी तरह से जैसा अभी हमने इसमें किया वही सब कुछ। तो हमारे पास में डिस्टेंस इन फ्रेम एस डैश, डिस्टेंस द डिस्टेंस ओ पी डैश, सॉरी ओ डैश पी, ओ डैश पी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ओ डैश पी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। और ओ डैश पी डिस्टेंस हुई हमारे पास में सी टी, ये जैसा हमने यहाँ पे निकाला था, सी टी डैश स्क्वायर, दैट इज सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ गई फ्रेम S2 के अंदर, फ्रेम S के अंदर इक्वेशन और फ्रेम S डैश के अंदर इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में, ये फ्रेम S की इक्वेशन है, ये फ्रेम S डैश की इक्वेशन है। तो अगर मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम में लेता हूं, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि अगर मैं फ्रेम S डैश के अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे फ्रेम S की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर मैं फ्रेम S के अंदर वैल्यूज पुट करता हूं तो ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे फ्रेम S डैश मिल जाएगा। एक बार इसको S डैश को लिख दीजिए, फिर हम आगे इसमें यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हम काम में लेते हैं। इसको लिख लीजिए पहले। फ्रेम एस डैश किधर जा रहा है, फ्रेम एस इस डायरेक्शन में जा रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, v वेलोसिटी से फ्रेम अलोंग एक्स डायरेक्शन जा रहा है। फ्रेम एस डैश इज मूविंग along x axis with constant velocity v, कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो ये डिस्टेंस हो गई मेरे पास में, निकाल सकता हूं मैं ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस निकाल के हम इस फॉर्मूले को काम में लेते हैं। लिख लिया? तो अब हम काम में लेते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने जो लास्ट टर्न में किया था वो था हमारा फ्रेम एस से फ्रेम एस डैश के अंदर हम आए थे और हमारे पास वैल्यू आई थी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, टी डैश इज इक्वल टू टी।
और इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो था, इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वो था x इज इक्वल टू एक्स डैश, माइनस की जगह यहां पे हमारा था प्लस बी टी डैश, y इज इक्वल टू वाई डैश, z इक्वल टू z डैश, t इज इक्वल टू t डैश। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम कांस्टेंट था। सो हम यूं कर सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 में हम या इक्वेशन 2 के अंदर जिसमें चाहो वैल्यूज रख लीजिए। इक्वेशन यूं करते हैं हम, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यूज रखते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यूज रख लीजिए तो हमें इक्वेशन 2 मिलनी चाहिए, या इक्वेशन 2 के अंदर ये वैल्यूज रख लीजिए तो हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी। तो इक्वेशन 2 ले लीजिए, इक्वेशन 2 में यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इक्वेशन 2, यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है हमारी सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। इसके अंदर मुझे ये वैल्यूज रखनी है। जब मैं ये वैल्यूज रखूंगा तब क्या हो जाएगा मेरे पास में, टी स्क्वायर एज इट इज, टी डैश की जगह क्या हो जाएगा टी, तो ये टी स्क्वायर, देन एक्स डैश की जगह मैं लिख देता हूं एक्स माइनस वी टी, एक्स माइनस वी टी होल स्क्वायर प्लस वाई डैश की जगह वाई, जेड डैश की जगह जेड। सो जैसे ही मैं इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन 2 का मतलब क्या हो गया, फ्रेम 2 या फ्रेम एस, फ्रेम एस के अंदर जब मैं ये वैल्यूज को पुट कर रहा हूं तो मेरी ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रेम एस। फ्रेम एस डैश की वैल्यू है, ये मेरा फ्रेम एस डैश है। सो फ्रेम एस डैश से अब मुझे जैसे ही मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, मेरे पास में फ्रेम S1 या फ्रेम S की वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए। तो क्या ये फ्रेम S की वैल्यू है, इसको खोल लेते हैं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका x माइनस वी टी होल स्क्वायर को जब मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिलहाल मैं इन दोनों को पहले लिख देता हूं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसकी जो दो रिमेनिंग टर्म है उनको रख देता हूं, तो 2v प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर। इक्वेशन 2 तो हो गई थी, इक्वेशन 3। नाउ कंपेयरिंग ऑन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, नाउ comparing equation 1 and 3, both are not same. इक्वेशन हमने क्या किया है, इक्वेशन 2 के अंदर हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम में लिया। व्हाट वी डिड, हमने क्या किया है, हमने इक्वेशन 2 ली, इक्वेशन 2 के अंदर हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम में लिया, और जैसे ही मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम में लेता हूं तो मुझे इक्वेशन 2 मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन 1। जबकि इक्वेशन 2 में जैसे ही मैंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम में लिया, मुझे इक्वेशन जो मिली वो इक्वेशन 1 नहीं है, इट इज नॉट इक्वेशन 1, इट गिव्स इक्वेशन 3 which is not equals to इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के बराबर नहीं है। ये मेरी है फ्रेम, ये है फ्रेम एस डैश की वैल्यू, एस डैश की इक्वेशन, और ये फ्रेम एस की इक्वेशन। तो जब मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम में ले रहा हूं तो एस डैश से फ्रेम एस में शिफ्ट हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पर मेरा शिफ्टिंग नहीं हो रही है। इक्वेशन 3 जो आ रही है, इट इज नॉट
इक्वल टू इक्वेशन वन के बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि यहां पर मेरे पास में ये दो एडिशनल टर्म आ गई, ये दो एडिशनल टर्म आ रही है। यहां तक तो ठीक है, सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इक्वेशन वन है। लेकिन ये टर्म इक्वेशन वन में नहीं है। जब ये टर्म इक्वेशन वन में नहीं है तो ये इक्वेशन थ्री इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन वन, इक्वेशन वन के बराबर नहीं है। वी गेट टू एडिशनल टर्म, ये यहां पर गलत हो गया। तो क्या लिखूं मैं इसको? अब इसी चीज को मैं यहां इधर लिख देता हूं। हियर we get two additional terms which are not present in equation वन। इक्वेशन वन में ये दो टर्म्स प्रेजेंट ही नहीं है। माइनस टू एक्स वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये दो जो टर्म्स है इक्वेशन वन में नहीं है। एंड हैंस, तो उससे क्या हुआ? एंड हैंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो काम में ले रहे हैं, इट इज नॉट एप्लीकेबल। हैंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन is not applicable for light ray।